नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आज जानेंगे कुछ अहम मुद्दों पर विशेष चर्चा करेंगे और इसके लिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां हमीरपुर जिले में बेतवा नदी के किनारे संचालित मोरंग खदानों में एनजीटी के आदेशों का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ प्रतिबंधित भारी मशीनों से बेतवा नदी में मानक से कई गुना अधिक गहराई में खनन किए जाने से नदी की जलधारा भी अब टूटने लगी है। खदानों से निर्धारित क्षमता से कई गुना मोरंग ट्रकों और डंपरों में लोड किया जा रहा है और इसी के दौरान सड़कें भी अब उखड़ने लगी हैं। अवैध खनन और परिवहन के खेल में माफियाओं के गुर्गे भी शामिल हो चुके हैं, जो खदानों से मोरंग के ओवरलोड ट्रक डंपरों को पड़ोसी जिलों तक पास कराते हैं। हाल ही के दिनों की अगर बात करें तो एसडीएम की छापेमारी में बेतवा नदी में खनन करते तमाम प्रतिबंधित मशीनों को जब्त किया गया था। साथ ही ओवरलोड ट्रक भी चालन थे, उनके चालान काटे गए थे। लेकिन यह तमाम पोकलैंड मशीनें मोरंग खनन के चक्कर में बेतवा नदी को ही छलनी करने में जुटी हुई हैं। खदान जाने वाले रास्ते में बाहर से आने वाले अधिकारियों पर नजर रखने के लिए मोरंग कारोबारियों के गुर्गे मुस्तैद रहते हैं। जैसे ही कोई टीम खदान की जांच करने जाती है तो उससे पहले ही उनकी लोकेशन खदान पट्टा धारक को मिल जाती है। तस्वीरें हम आपको ताजा दिखा दें यहाँ पर, जहां अवैध रूप से खनन किया जा रहा है और बेधड़क होकर यहाँ पर लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। और इस मौके पर क्या कुछ और कार्रवाई हो रही है और क्या मौजूदा स्थिति है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर पर और उनसे हम जानेंगे कि वहां पर क्या इस वक्त हाल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मशीनों के जरिए नदी में यहाँ पर ये ट्रक उतरा है और नदी का सीना चीर कर यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा है। और साथ ही आपको ये बता दें कि गुर्गे इतनी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर तैनात किए गए हैं कि जैसे ही अधिकारी यहाँ पर जांच करने या रेड मारने पहुंचते हैं तो तुरंत ही उन्हें पता चल जाता है और वहां से भाग खड़े होते हैं। लेकिन अभी भी सवाल ये कि आखिर इन्हें शय कौन दे रहा है और किसकी शय पर इस तरीके से बेधड़क अंदाज में खनन किया जा रहा है। तय मानकों के विपरीत खनन हो रहा है और एनजीटी के जो भी नियम और कायदे हैं उनकी धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही है। और इसी खबर पर अब हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, हमारे सत्यम सिंह, उनसे बात करेंगे। सत्यम, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर क्या लगता है, क्या बड़ा कारण है कि अभी भी बेधड़क तरीके से खनन कर रहा है, और जबकि एनजीटी की तरफ से साफ गाइडलाइंस आ चुकी हैं, पुलिस प्रशासन भी सतर्क है, लेकिन बावजूद इसके अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है। जी बिल्कुल, बता दें कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में हमेशा से अवैध खनन को लेकर के सुर्खियों में रहा है। लेकिन बावजूद हमीरपुर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और यहाँ की जो खनन माफिया हैं, कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ से ये सारा खेल खेला जाता है। फिलहाल कुछ दिनों पहले ही यहाँ के सदर विधायक मनोज प्रजापति के द्वारा जो है एक ज्ञापन दिया गया था कि यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी साठगांठ से यहाँ पे अवैध खनन का खेल खेला जा रहा है। इसके बाद में शिकायत के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने एक बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई की और कहीं न कहीं जिस तरीके से मनोज प्रजापति सदर विधायक ने जो आरोप लगाए हुए थे जिला प्रशासन पर, कार्रवाई से स्पष्ट रूप से यह दिखा दिया गया कि कहीं न कहीं जिस तरीके से कार्रवाइयां की गई शिकायत के बाद में, उससे स्पष्ट हो गया कि हाँ, जिले में और जनपद में अवैध खनन हो रहा था। फिलहाल मौजूदा स्थिति के बताएं, जिस तरीके से अभी विजुअल्स में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से भारी भरकम प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों के द्वारा एनजीटी की और सुप्रीम कोर्ट के जो मानक है उनको ताक में रखकर यहाँ के जो खनन माफिया है वो बेधड़क और धड़ल्ले से बेखौफ अंदाज में यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी साठगांठ से किस तरीके से बेतवा नदी का सीना चीरा जा रहा है वो साफ तौर से विजुअल्स दिखा रहे हैं। लेकिन सत्यम, यहाँ पर बड़ा सवाल अभी भी ये है कि जो इतनी बड़ी साठगांठ, जो ये कारोबार इतनी बड़ी मात्रा में फैल रहा है, उसको लेकर आला अधिकारियों को क्या कुछ कहना है? क्योंकि वो कहते हैं कि हम जांच करने जाते हैं लेकिन उसके बाद वहां पर मौके पर लोग मिलते नहीं हैं, पट्टा धारकों को पहले ही सूचना मिल जाती है। तो बता दें, इसमें जो है अधिकारियों की भी साठगांठ रहती है और अधिकारियों को एक तरीके से महीना भी प्रोवाइड कराया जाता है। ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जब जानकारी दी जाती है कि जब जैसे ही यहाँ से जांच टीम निकलती है, उसके बाद में जब जांच के लिए निकलती है तो वहां पे जो संबंधित अधिकारी होते हैं वो खुद जो है पट्टा धारक को जानकारी देते हैं कि साहब हम आ रहे हैं, लेकिन
बावजूद जब वहां मौके पे पहुंचते हैं तो एक छोटी मोटी कार्रवाई कर एक खाना पूर्ति कर दी जाती है। जी। पर सत्यम, जब ये ट्रक भरकर ले जाते हैं, जो खनन होता है, जो बालू होता है, उसे जब बाहर ले जाया जाता है, जैसे कहते हैं बॉर्डर पार कराते हैं, इनको दूसरे राज्य में लिया जाता है, तो क्या उस दौरान टोल पर इन्हें रोका नहीं जाता? उस दौरान अधिकारियों का क्या कुछ कहना होता है, वो आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल बता दें कि हमीरपुर जनपद में इस संबंधित अवैध खनन से अगर बात करें तो उसमें लोकेटरों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ पे जो लोकेशन माफिया है उनकी भी एक बड़ी सह होती है कि वहां के जो भी अधिकारी होते हैं वो साफ तौर से जानकारी देते हैं, इसके बाद में यहाँ से बेधड़क जो है अवैध खनन करवाते हैं। जी। और सत्यम, जिस तरह से ये काला कारोबार चल रहा है और फल फूल रहा है, ऐसे में एनजीटी के जो मानक तय किए गए हैं उसकी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो ऐसे में एनजीटी पर क्या ये बड़ा सवाल नहीं उठ जाता, और एनजीटी के अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल बता दें कि एनजीटी की अगर बात करें तो हमेशा से ही आर्या न्यूज ने जो भी यहाँ पे प्रतिबंधित अवैध खनन से लेकर के जो हमेशा से आर्या न्यूज खबरें चलाता रहा है, जिसके बाद में कार्रवाइयां भी होती रही हैं। फिलहाल जो विजुअल्स आप देख पा रहे हैं 10/33 बेरी खंड संख्या का है, जहां पर एक मानक होता है कि उसके विपरीत जो है आप अवैध खनन नहीं कर सकते और बेतवा नदी में आप पुल भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन विजुअल्स में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से विजुअल्स में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पे पुल बनाया गया है जो कि प्रतिबंधित है, लेकिन बावजूद अधिकारियों की साठगांठ से ये सारा खेल खेला जा रहा है। पर सत्यम, जिस तरह से आप कह रहे हैं बार बार कि अधिकारियों की साठगांठ यहाँ पर सामने आ रही है, तो क्या उन अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई हुई है? इस तरह की कोई घटना आपने देखी कि यहाँ पर आला अधिकारी वहां पहुंचे हैं और ऐसे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो इस तरह से सेंध मार रहे हैं सरकार के ही आदेश पर, उन पर क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है? बिल्कुल, अगर बता दें कि अधिकारियों की कार्रवाई की तो अभी तक फिलहाल में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई हो। लेकिन फिलहाल आरोप जरूर लगते आए हैं, हमीरपुर जिला प्रशासन हो या फिर संबंधित अधिकारियों, यहाँ के खनिज अधिकारी हो या फिर संबंधित एसडीएम हो, आरोप लगते रहे, लेकिन फिर भी बावजूद यहाँ के उच्चाधिकारियों द्वारा उन संबंधितों पर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। जी। सत्यम, क्या आपने किसी आला अधिकारी या एसडीएम की अगर खासतौर पर बात की जाए, उनसे बात करने की कोशिश की कि इस तरह से अवैध खनन हो रहा है, आपकी क्या कुछ राय है उस पर, और आपकी तरफ से क्या कार्रवाई अब तक हुई है, क्या कहना है उनका इस पर? बिल्कुल जब हम बता दें कि संबंधित अधिकारियों से बात की जाती है, अभी हाल ही में 24/18 खंड संख्या की आर्या न्यूज ने खबर चलाई थी, जिसके बाद में वहां पे प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों को जो है सीज किया गया था। बावजूद इसके बाद में फिर भी अगर मौजूदा स्थिति की बात करें या फिर 10/33 बेरी संख्या की बात करें, वहां पे भी संबंधित एसडीएम को भी अवगत कराया गया, खालिद अंजुम जो सरीला एसडीएम है उनको भी अवगत कराया गया, सदर एसडीएम को भी अवगत कराया गया। बावजूद बेधड़ल्ले से खनन किया जा रहा है और जो संबंधित अधिकारी हैं वो मूक दर्शक बने हुए, और कहीं ना कहीं जो सरकार को राजस्व पहुंच रहा है, राजस्व को लेकर भी कहीं ना कहीं जो खनन माफिया है और अधिकारी है वो करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। जी। तो सत्यम, मौजूदा वक्त में वहां पर कितनी ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरह से अवैध खनन किया जा रहा है, ये आपसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल बता दें, वहां पे लगभग 2 से 3 दर्जन के आसपास यहाँ पे जनपद में खंड संचालित है, जिस पर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो अवैध खनन को रोकने पर नाकाम साबित हो पा रहा है। पर सत्यम, एक तरफ प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई भी कर रहा है, कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, जो भी अपराधी हैं उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, तो ऐसे माफियाओं पर लगाम लगाने से पुलिस क्यों कतरा रही है? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पहले भी अभी मैंने जानकारी दी कि अधिकारियों को जब खुद आशीर्वाद हो जाए तो कहीं ना कहीं जो क्राइम ग्राफ है वो बढ़ने लगता है। एक तरफ तो सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफियाओं पर शिकंजा कसने से तनिक भी नहीं कतराती है, लेकिन उनकी जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी मंशा पर साफ तौर से पानी फेरने का काम कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। जहां तक हमीरपुर का जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं माफियाओं पर आशीर्वाद दिए हुए है। जी। तो सत्यम, जैसे जो जब्त की जाती है मशीनें, जो चालान काटे जाते हैं, उसके बाद क्या प्रक्रिया वहां पर होती है जमीनी स्तर पर? बिल्कुल, जब संबंधित टीम
जब लगभग जब आर्या न्यूज की टीम मौके पर पहुंचती है और अवैध खनन को लेकर कार्रवाई या करवाती है, उसके बावजूद देखा जाता है कि वहां पे एक घन मीटर की जांच होती है या किसी अन्य क्षेत्र में तो पोकलैंड के माध्यम से अवैध खनन तो नहीं किया जा रहा है। अगर किया जाता है तो उस पर मुकदमा भी दर्ज होता है खंड संचालक के ऊपर, और संबंधित जो भारी भरकम प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें होती है उनको भी सीज करने की कार्रवाई की जाती है। लेकिन उस कार्रवाई के बाद क्या होता है? क्या कोई असर उसका देखने को मिल रहा है, या फिर उन मशीनों को चालान सिर्फ नाम मात्र के लिए चालान काटकर वापस छोड़ दिया जाता है? कि अगर खाना पूर्ति की, मैंने अभी फिर से पहले ही बताया कि हमीरपुर जनपद में आशीर्वाद इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि माहवारी उनको दी जा रही है। अगर खबरें आर्या न्यूज या फिर संबंधित कोई भी चलाता है, प्रेशर पड़ता है ऊपर से, तो कार्रवाई के तौर पर खाना पूर्ति की जाती है। अगर वहां पे दर्जनों की तादाद में पोकलैंड मशीनें संचालित की जा रही है और अवैध खनन किया जा रहा है, तो उनमें से जानकारी दी जाती है कि आप वहां से खंड से हटा लीजिए भारी पोकलैंड मशीनें, बावजूद वहां पे एक दो पोकलैंड मशीनों को सीज कर पूर्ति कर दी जाती है। तो सत्यम, क्या कोई बड़ा नाम इस वक्त सामने आ रहा है जो मुख्य तौर पर इस अवैध खनन के लिए जिम्मेदार है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्या किसी राजनेता का भी इस पर आशीर्वाद नजर आ रहा है, हाथ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पुलिस अधिकारी भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और धड़ल्ले से ही अवैध खनन का कारोबार चल रहा है? बिल्कुल बता दें कि यहाँ पे फिलहाल ऐसा कोई नाम नहीं आया है, लेकिन हाँ, संबंधित अधिकारी की बात करें तो इसमें खान अधिकारी की अहम भूमिका होती है, जिसकी वजह से ये सारा खेल खेला जाता है। फिलहाल यहाँ के उच्चाधिकारियों का भी आशीर्वाद रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का जो पहुंचाना होता है, उस पर भी कहीं ना कहीं चूना लगाया जा रहा है। तो क्या खनन अधिकारियों की कोई खास टीम इसके लिए गठित की गई है? कोई नई तरह से कार्रवाई की बात, क्योंकि दावे जरूर किए जा रहे प्रशासन की तरफ से कि कार्रवाई के लिए टीम गठित की जाती है, लेकिन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नजर नहीं आई है। सत्यम, जमीनी हकीकत क्या कुछ है? क्या किस तरह से वहां पर विभाग में काम हो रहा है अवैध खनन के खिलाफ? बिल्कुल बता दें कि कुछ दिनों पहले सदर विधायक द्वारा जो है मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद में लगभग 2 से 3 दर्जन के आसपास पोकलैंड मशीनों को सीज किया गया था। और ये बात कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए थे यहाँ के सदर विधायक द्वारा, वो सिद्ध भी हुए। जिस तरीके से कार्रवाइयां की गई उसके बाद में सिद्ध भी हुआ कि हाँ, यहाँ पर खनन किया जा रहा था। लेकिन क्या सदर विधायक बार बार ये वहां पे मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते रहेंगे? ये कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की मंशा है, उस पर साफ तौर से यहाँ का जिला प्रशासन सहित यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं वो पलीता लगा रहे हैं। जी सत्यम, आज जो यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने किसी की पहचान की है कि किसकी तरफ से अवैध खनन किया जा रहा है? बिल्कुल बता दें, यहाँ पे जो है अगर पहचान की बात की जाए तो यहाँ पे एक मानक होता है और यहाँ पे पट्टा भी होता है। 5 साल 10 साल का पट्टा होता है, जिसके अनुरूप आप छोटी बूम वाली मशीनों का आप यूज कर सकते हैं। बावजूद अगर उससे बड़ी बूम वाली मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक अवैध खनन के दायरे में होता है। एक मानक होता है कि आप इतने से ज्यादा गड्ढा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हमीरपुर में 30-30 फुट के गड्ढे कर दिए गए। बेतवा नगरी का सीना चीरा जा रहा है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन आगे का भविष्य नहीं देख रहा है। या बुंदेलखंड हमेशा से ही पानी को लेकर और दैविक आपदाओं को लेकर त्राहिमाम करता रहा, यहाँ का किसान हो, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं जल पानी से लेकर यहाँ का जो बासिंदे हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पर सत्यम, जिस तरह से अवैध खनन इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्या उसका मुख्य कारण आपको लग रहा है कि अभी तक इस पर रोकथाम नहीं हो पा रही है, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी भी इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं? तो क्या कुछ ऐसा नाम सामने आया है, बड़ा नाम, जो यहाँ पर हो कि उसकी वजह से या उसकी शय देने की वजह से खनन हो रहा है? और जैसे कि आपने कहा कि तय मानकों के हिसाब से यहाँ पर खनन नहीं किया जा रहा है, ज्यादा 30 फीट गहरे गड्ढे यहाँ पर किए गए हैं, तो क्या उस पार्टी पर या उस पट्टेदार पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? बिल्कुल बता दें, अभी साफ तौर से जो विजुअल्स स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन स्क्रीनों की बात करें तो जो विजुअल्स है वो 10/33 पेरी खंड संख्या का है।
और यहाँ पे बेधड़ल्ले से अधिकारियों की साठगांठ से, लोकेटरों के साठगांठ से किस तरीके से जनपद में अवैध खनन का खेल खेला जा रहा है, साफ तौर से विजुअल्स बयां कर रहे हैं। तो यहाँ पर और कितनी जगह पर इस तरह से अवैध खनन हो रहा है? बिल्कुल बता दें, जैसा कि मैंने अभी पहले थोड़ा देर पहले भी मैंने आपको बताया है कि लगभग 2 से 3 दर्जन यहाँ पे खंड संचालक है, और जिसके बाद में यहाँ पे ये सारा खेल कहीं ना कहीं जो राजस्व है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सरकार की मंशा है उस पर कहीं ना कहीं पानी फेरा जा रहा है। तो इस पर क्या किसी नेता की तरफ से कोई अभी तक प्रतिक्रिया सामने आई है, जैसे ही ये मामला प्रकाश में आए कि अवैध खनन इस तेजी के साथ हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, प्रतिक्रिया की बात करें तो यहाँ के जो भी नेता है, नेताओं से संबंधित सदर विधायक ने ही एक बार कोशिश की अवैध खनन को रोकने को लेकर, जिसके बाद में कार्रवाई हुई, लेकिन फिलहाल में अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं मिली है कि कोई विरोध कर रहा हो खनन, अवैध खनन को लेकर। जी चलिए सत्यम, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर हमीरपुर से तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं। अवैध खनन यहाँ पर किया जा रहा है, बड़ी और प्रतिबंधित मशीनों के जरिए तय मानक से ज्यादा अवैध खनन यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन मौन बैठा है। पुलिस के अधिकारियों की भी इसमें भागीदारी सामने आई है। ऐसी खबरें सामने आई कि साठगांठ के साथ यह अवैध खनन तेजी के साथ हो रहा है। ना तो इन मशीनों पर किसी तरह की रोकथाम लग पा रही है और ना ही जो पुलिस के आला अधिकारी हैं इन आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई कर पाए हैं। ठोस कार्रवाई की कमी यहां पर साफ नजर आई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहां आपको बता दें कि आज बात ना सियासत की है ना ही किसी पार्टी की, बल्कि आज यहां बात उन आम लोगों की है जिनकी जिंदगी सड़क दुर्घटना की भेंट चढ़ जाती है। सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा मार्ग दुर्घटनाएं होती हैं। तेज रफ्तार या रफ्तार संग साल दर साल हादसों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। हर साल एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रोड हादसों में बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि लोग इन सड़क दुर्घटनाओं में अपंग भी हो जाते हैं। जगह जगह अवैध कट्स और यातायात नियम का पालन न होने की वजह से एक्सीडेंट का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने के लिए व्यापक स्तर पर पहल होनी चाहिए, लेकिन सड़क हादसे के कारण दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में लोगों की मृत्यु, विकलांगता और अस्पताल में भर्ती होने के प्रमुख कारणों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में सड़क हादसों में मारे गए 10 लोगों में से कम एक भारत से होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो वहीं बात करें कि भारत में 2021 में हुए सड़क हादसों की ताजा रिपोर्ट सामने आई है। इसमें आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि देश में साल 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.55 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा औसतन 426 लोग प्रतिदिन या फिर हर घंटे 18 लोगों का है जो सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाते हैं। ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सड़क दुर्घटना की ये तस्वीर है। एक गाड़ी पलट गई है और इसी दुर्घटना की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। और औसतन ये जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इससे कहा जा रहा है कि लगातार इन घटनाओं में वृद्धि हो रही है। वजह इसकी कई है कि ट्रैफिक नियमों का पालन यहाँ पर नहीं करते हैं लोग। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ओम शंकर शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे ताजा हकीकत। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि ताजा जो आंकड़े बता रहे हैं कि इन जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनमें संख्या, जो मरने वाले हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है कि मुख्य कारण जमीनी स्तर पर क्या नजर आता है कि जिसकी वजह से इन दुर्घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है? देखिए, निश्चित ये मार्ग दुर्घटनाओं में जिस तरह से लोग जो है चपेट में आकर घायल हो रहे हैं और असमय काल के जाल में समाते जा रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। अगर मार्ग दुर्घटनाओं के कारणों की बात करी जाए तो इस बारे में जो है कई लोगों की जो राय जानी गई, तो लोगों ने कहा कि ओवर स्पीड, नशे में गाड़ी चलाना और खराब सड़कें और यातायात प्रबंधन का व्यवस्थित न हो पाना, ये 4 मुख्य तौर पर जो कारण निकल कर आए हैं मार्ग दुर्घटना के। ओम शंकर, हर साल जो है प्रशासन की तरफ से नए दावे किए जाते हैं। यहाँ पर अगर सर्दियों की बात की जाए तो कोहरे में विजिबिलिटी को और बेहतर बनाने के लिए स्ट्रीट लाइट लगाने का भी दावा किया गया है, पर बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो कम नहीं हुई हैं बल्कि बढ़ती जा रही हैं। हाँ, सभी नेशनल हाईवे पर जो है वो स्पीडोमीटर भी लगे हुए हैं जो ओवर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन अगर बात करी जाए
तो सबसे ज्यादा जो लोगों की राय निकलकर सामने आई है उसमें नशे में गाड़ी चलाना और जो इसको सबसे नंबर 1 पे रखा गया है कि नशे में गाड़ी चलाने की वजह से मार्ग दुर्घटनाएं ज्यादा होती है। और दूसरा, खराब सड़कों को प्रदेश सरकार जरूर ये दावे करती है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन जो है मार्ग दुर्घटनाओं में जो है वो सबसे बड़ा कारण एक जो है वो खराब सड़कें भी आती है, जिसके कारण शंकर, जैसे कि आपने कहा कि नशे में गाड़ी चलाना एक प्रमुख कारण है, तो नशे में गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन उसके लिए पुलिस को, जो ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें तो उन्हें इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, तो वो चेक क्यों नहीं करते हैं यहाँ पर? क्या चेकिंग में किसी तरह की लापरवाही यहाँ पर हो रही है? यातायात प्रबंधन पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है, तभी नशे में लोग गाड़ी चलाकर फर्राटा भरते हैं और मार्ग दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। असमय के काल के गाल में लोग समाते जा रहे हैं और ये बताते चले कि विकलांगों की संख्या जो है वो जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि मार्ग दुर्घटनाओं में लोग, किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है, किसी का ब्रेन हेमरेज हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है भारत देश के लिए। तो ओम शंकर, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें खास तौर पर, तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से खराब सड़कों को लेकर भी एक तारीख निर्धारित की गई थी कि सभी सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाए। जमीनी हकीकत वहां पर क्या है, हम आपसे वो जानना चाहेंगे कि क्या सड़कों को बेहतर बनाया गया है, वहां पर काम हुआ है? नहीं, अगर बात करी जाए गड्ढा मुक्त अभियान की, तो रायबरेली जनपद में पूरी तरह से ये फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो है मिट्टी से, गिट्टी से या पुराने मकानों के जो मलबे निकलते हैं उनसे सड़कों को पाटा गया है और वो सब धूल उड़ाते हुए और ज्यादा उससे जो है दिक्कतें हो रही हैं। तो ओम शंकर, अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की, जो ट्रैफिक पुलिस है खास तौर पर, कि उनके हिसाब से क्या ऐसा कारण है कि इन जो घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है? पुलिस ओवर स्पीड को बता रही है कि ओवर स्पीड है, ओवरटेकिंग है, और जो है अपनी गलतियां छुपाने के लिए जो है ओवर स्पीड को बहाना बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि खराब सड़कें भी एक बहुत बड़ा कारण है मार्ग दुर्घटनाओं का, और परिवार बर्बाद हो रहे हैं, चाहे वो इलाज में जो है उनका जो है काफी पैसा बर्बाद हो रहा है। तो निश्चित एक परिवार पूरा बिखर जाता है अगर कोई कमाने वाला मर जाता है तो। पर ओवर स्पीड, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह जो हाईवेज है उनकी बात की जाए तो वहां पर स्पीड लिमिट तय है, लिखी हुई है, उसके बावजूद लोग ओवर स्पीड में जा रहे हैं, तो इस पर क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि ऐसे लोगों को रोका नहीं जाता या इन पर कार्रवाई नहीं होती? नहीं, मार्ग दुर्घटनाओं की बात करी जाए तो हाईवे पर तो जो हो रहे जो लिंक मार्ग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, उन पर भी इस तरह की दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। अगर जिला अस्पताल के आंकड़ों में बात करी जाए तो अकेले रायबरेली जनपद में 500 से अधिक मार्ग दुर्घटनाओं के शिकार हो चुके हैं लोग पिछले 1 माह के अंदर, जिसमें 50 से अधिक लोग जो है वो असमय काल के गाल में समा चुके हैं। शेष जो है वो गंभीर हालत में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं। चलिए ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो प्रशासन है अपनी तरफ से एहतियात जरूर बरत रहा है, लेकिन वो सारे नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो घटनाएं हैं उनमें वृद्धि हुई है, कम नहीं हुए हैं। इसके कई मुख्य कारण हैं, नशे में गाड़ी चलाना, विजिबिलिटी और खराब सड़कें, जिसको लेकर प्रशासन यहाँ पर सवालों के दायरे में है कि आखिर क्यों इन तमाम कमियों और खामियों को ठीक नहीं किया जा रहा, और इसकी भेंट चढ़ रहे हैं ये मासूम लोग जो वहां पर यातायात के लिए निकल पड़ते हैं सड़क पर, और वो आए दिन सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। कई लोग इस घटनाओं के जरिए अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग ऐसे हैं जो विकलांग हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से मुआवजा जरूर दिया जाता है कुछ ऐसे लोगों पर, लेकिन ऐसी दुर्घटनाओं में मुआवजे से ज्यादा जरूरी बन जाता है कि उन कमियों को ढूंढकर ठीक किया जाए। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यहां बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया है और जाने माने मथुरा के कथावाचक हैं देवकीनंदन महाराज, जिन्हें जान से मारने की यह धमकी दी गई है। इसके बाद नवी मुंबई के घर में पुलिस स्टेशन में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। देवकीनंदन महाराज फिलहाल नवी मुंबई के घर में हैं, जहां उनकी कथा शुरू हुई है, जहां उनको शनिवार सुबह 11 बजे के आसपास दुबई से एक फोन कॉल आता है और इस फोन कॉल में उन्हें धमकी दी जाती है
इसमें उनको मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बोलने के लिए कहा गया और कहा गया है कि अगर मुसलमानों के खिलाफ बोले तो जान से मार देंगे। इसके बाद देवकीनंदन महाराज ने नवी मुंबई के खारघर पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। राधे राधे, सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बोरीवली कांदेवली की सफल कार्यक्रम के बाद जहां 50-60 हजार लोग मौजूद थे कथा मंडप में पार्थिव शिवलिंग से पुरानी कथा सुनने में, वहां मैंने सनातन परंपराओं को निभाने की, संस्कृति को जगाने की और तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जो हम सनातनियों के लिए परम आवश्यक है। उसके बाद आज 24 दिसंबर सुबह 11:30 पौने 12 बजे करीब में बैठा हुआ था और वहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग थे, हम चर्चा कर रहे थे आज की कथा के लिए। उसी समय एक सऊदी अरबिया से फ़ोन आता है। पहले मैंने उठाया नहीं क्योंकि मेरा नंबर हर किसी पे होता नहीं, तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन है, तो मैंने उठाया ही नहीं पहले। फिर मेरे संग जो थे उन्होंने कहा कि नहीं आप ये फ़ोन उठाइए, पता तो कीजिए कौन है। तो मैंने जब फ़ोन उठाया तो उसने इतनी गालियाँ दी, पता नहीं कहाँ से लोग ये इतनी गालियाँ सीख लेते हैं, इतनी गालियाँ दी। और उसके बाद उसने जो मुझे धमकी दी कि तुमको कितनी बार कहा है कि मुसलमानों से दूर रहो। मैंने कहा मैं तो कभी मुसलमानों के अगेंस्ट बोलता ही नहीं था, हमारे धर्म के किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोलता, मैं अपने संस्कार की बात करता हूँ। परंतु उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बम से उड़वा दूंगा, मैं तुम्हें चौक पे जिंदा जलवा दूंगा, और भी उसने ऐसे बहुत अब्यूज शब्द बोले। खैर मैं सनातनी हूं, मैं सनातन का कार्यकर्ता था, कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। और मैं आशा रखता हूं क्योंकि अभी मैं मुंबई में हूं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आप सबसे मैं एक आग्रह करूंगा, सनातन की आवाज रुकनी नहीं, चलती रहनी चाहिए। तो आप इसमें संज्ञान लें और जो भी संभव हो सके वो कार्य आप करें। और आप सनातनियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी एकजुट होइए, सनातन का कार्य कीजिए। हम किसी को मिटाने के लिए नहीं, हम अपने आप को बचाने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए, हम अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। आप भी प्यार से बोलिए राधे राधे। राधे राधे, सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बोरीवली कांदेवली की सफल और अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए शिरीष उपाध्याय हमारे कार्यकारी संपादक मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिरीष, आपसे समझना चाहेंगे कि एक बार फिर से देवकीनंदन ठाकुर को धमकी दी गई है, आपके पास क्या महत्वपूर्ण जानकारी है इसको लेकर? नहीं, आप खुद देवकीनंदन ठाकुर जी ने खुद ही अपना एक वीडियो जारी करके बताया है कि उनको किस तरह से गल्फ देश से धमकी दी गई थी। खास करके अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने मथुरा में जो मंदिर वाला मामला चल रहा है उस मामले पर अपनी राय रखी थी और उसी मामले को लेकर के उनको धमकी दी गई है। शिरीष, इससे पहले भी कई बार उन्हें धमकी इस तरह से मिल चुकी है। 16 अप्रैल के आसपास भी उन्हें एक बार धमकी दी गई। क्या लगता है कि उन्हीं को टारगेट करके धमकी दी जा रही, क्योंकि भारत देश है, कई ऐसे हैं संत जो इस तरह के कथावाचक भी और बहुत सारे हैं, लेकिन क्यों देवकीनंदन ठाकुर को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है? नहीं, इससे पहले और भी महात्मा साधु हैं जो जब भी किसी विवादित चीज पर बात करते हैं या अपनी राय रखते हैं तो उनको बाहर से धमकी देने का काम किया जाता है। और ये बहुत नॉर्मल सा मोडस ऑफ ऑपरेंडी है लोगों के अंदर भय फैलाने का। लेकिन इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब तक पिछले 5-6 सालों में 7 सालों में जो भी कुछ हुआ है ये धमकी देने वाला ही बात चलती रही है, उसके बाद कुछ होता जाता नहीं है। तो शिरीष, क्या लगता है कि ये जो फोन कॉल आया है वो आखिर किसकी तरफ से आया हो सकता है? महाराष्ट्र में जिस तरह से डी कंपनी काम करती है, क्या उसके किसी सदस्य की तरफ से कॉल आया है? इस समय अभी डी कंपनी के लोग तो बहुत शांत हैं, उनकी तरफ से ऐसे इस तरह का कोई धमकी वाला फोन फान नहीं आता है। और अगर आता है तो तुरंत उनके छोटा शकील जो है, जो दाऊद इब्राहिम खासकर के लिए काम करते हैं, उनका लगभग सारा काम हैंडल करते हैं। उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन आ ही जाता है कि उन्होंने धमकी दी है या नहीं दी है, वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो क्या शिरीष किसी संगठन ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि उनकी तरफ से इस तरह का फोन कॉल आया है? अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पर ये मामला है। यहाँ तक कि अभी हम लोगों ने देवकीनंदन ठाकुर जी से बात किया तो वो मीडिया से डायरेक्ट बात करने के लिए पुलिस ने उनको मना भी करके रखा हुआ है, क्योंकि एकदम प्राइमरी जांच है, इसमें पुलिस की जांच बाधित हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पुलिस के काम में इंटरफेरेंस नहीं हो,
तो देवकी नंदन ठाकुर जी को भी निर्देश दिए गए कि वो मीडिया से बात नहीं करें। इसलिए अभी मीडिया के पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं कि किसके पास से एग्जैक्टली ये फोन कॉल्स आ रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। शिरीष, क्या कोई ऐसी खास बात है जो इस फोन कॉल के दौरान कही गई है, किसी चीज को करने के लिए मना किया गया हो साफ तौर पर? उनको सिर्फ मीडिया से बात करने के लिए मना किया गया है कि अभी आप मीडिया में जाकर के कोई चीज मत बोलिए, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है और जो फोन कॉल्स आए हुए हैं उसकी पूरी डिटेलिंग अगर कहीं बाहर लीक हो जाती है तो जिसने फोन किया होगा वो सचेत हो सकता है और उसमें पुलिस का काम जो है वो बाधित हो सकता है। शिरीष, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि देवकी नंदन ठाकुर को एक बार फिर से धमकी दी गई है और जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी कहा कि इस तरह से पहले भी कई कथावाचक ऐसे हैं जो कई बार अपने भाषणों को लेकर या अपने संबोधन को लेकर इस तरह के धमकी भरे फोन कॉल से जूझ चुके हैं। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज किया है, इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। अब ब्यूरो रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे RN।